नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। मुंबई से किस्सा कुर्सी का सीएम कौन में आपका स्वागत है। मुंबई का किंग कौन? सवाल सबसे बड़ा यह है कि मुंबई का किंग कौन होने वाला है, क्योंकि जिसकी हो गई मुंबई उसका हो सकता है पूरा का पूरा महाराष्ट्र। चमचमाती है मुंबई। मुंबई को शंघाई बनाने का वादा भी किया गया था। क्या वाकई मुंबई बन गई है शंघाई? क्या क्या वादे होने वाले हैं मुंबई के लिए? क्या क्या नेताओं के वादे हैं, उनके इरादे हैं और क्या वो वादे पूरे होंगे? इसी पर होगी हमारी बड़ी बहस। हमारे साथ बात करने के लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टी के नेता मौजूद हैं। मुंबई की शानदार जनता मौजूद है। मुंबई की जनता और मुंबई के लोगों के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। हम तमाम मेहमानों का एक बार आपसे परिचय करा देते हैं। हमारे साथ विनय सहस्त्रबुद्धे हैं, बीजेपी के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हैं। हमारे साथ अतुल शाह हैं, बीजेपी का जाना माना चेहरा, बीजेपी के कैंडिडेट हैं मुंबा देवी से। हमारे साथ अनिल पटवल साहब है जो कि शिवसेना लीडर हैं। हमारे साथ अमीन पटेल हमारे साथ अमीन पटेल साहब है जो कि कांग्रेस कैंडिडेट है फ्रॉम मुंबा देवी। हमारे साथ एमएनएस लीडर अवधूत चौहान है और हमारे साथ एमआईएम के लीडर ताहिर अशरफी साहब हैं। सबसे पहले कांग्रेस से मैं पूछना चाहूंगा, सर, प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था कि मुंबई बहुत जल्दी शंघाई बन गया क्या? देखिए, मुंबई को शंघाई बनाने की जो बात है उसके पहले टप्पे का काम पूरा हो गया। आज आप अगर आप मुंबई को देखते हो तो उसमें बहुत सारा परिवर्तन आपको दिखाई देगा। आप खुद मुंबई अक्सर आते रहते हो और आपने देखा होगा कि आज ईस्टर्न एक्सप्रेस वे देखिए, आप राजीव गांधी सीलिंग देखिए, उसके अलावा मोनो और मेट्रो को देखिए, तो सपना जो देखा जाता है उसको फेज में पूरा होता है और पहला फेज इसका पूरा हो चुका है। और मुंबई की जनता मोनो, मेट्रो, सीलिंग और ईस्टर्न फ्रीवे का सबका फायदा उठा रही है, जिससे जनता काफी खुश है। अतुल भाई, शंघाई बनने का पहला फेज पूरा हो गया? ये सीलिंग की बात करते हैं। सीलिंग 460 करोड़ में बनना था, ये 10 साल बनाया नहीं, फिर बाद में बनाया। वो सीलिंग 1620 करोड़ रुपया हो गया। ये कहां गए पैसे इतने? भ्रष्टाचार के सिवा किया क्या ये कांग्रेस आघाड़ी सरकार ने? मुंबई को शंघाई का, मुंबई को खत्म कर दिया इन्होंने। ये क्या बात कर रहे हैं? ये डेवलपरों की सरकार है या डेवलपमेंट? हमारे साहब भी बड़े डेवलपर है, ब्लैकस्टोन कंपनी है इनकी डेवलपमेंट। एक मिनट, आप गलत कंपनी के नाम ले रहे हो। ब्लैकस्टोन जैसी मेरी कोई कंपनी नहीं है। अतुल भाई, आप अगर कोई भी बात बोलते हो तो नेशनल चैनल पे कल्याण बिल्डिंग जो है, भाई साहब मेरी बात सुनिए। कल्याण बिल्डिंग में आपने कंसेंट एमएलए फोर्स से लिए कि नहीं लिए? वहां पर मैं आपको कल्याण बिल्डिंग, वहां पर आप करो, डेवलपमेंट करो। मेरी उसका आप गलत बात बोल रहे हो। शिया सुन्नी लोग मेरे पास आए थे, मैंने उनको कहा आप एमएलए चुन के आऊंगा, मैं आपको एड्रेस करूंगा। हम भाईचारे में रखे, शिया सुन्नी को साथ में रखे। मातम के लिए आप वहां पर हॉल बना रहे हैं। आप ये मत करिए, आप मुंबई को शंघाई मत बनाइए। आप मुंबई के मेरे मध्यम वर्गीय लोगों के डायलेपिटेड बिल्डिंग आज मुंबई में सबसे ज्यादा मुंबा देवी में, और वो मुंबा देवी में पुराने मकानों में जो फंड आना चाहिए, एमएलए फंड दे दिया। एमएलए फंड तो सबका एमएलए का होता है। आप एक्स्ट्रा क्या किया है? आपने कौन से बिल्डिंग? आप क्लस्टर की बड़ी बड़ी बात करते हैं, क्लस्टर बनाएंगे। आपने वो बी वार्ड में 400 बिल्डिंग 8-8 मंजिल के बना दिए। क्या खिलवाड़ कर रहे हैं? क्लस्टर डेवलपमेंट करो, लोगों को पार्क दो, गार्डन दो। तो क्लस्टर डेवलपमेंट करने की बात करना और वास्तव में 400 बिल्डिंग वहां पर किस तरह से डेवलप हुए, ये बड़ा खेदजनक है। और सुनिए एक लास्ट बात, बारिश आता है, लोगों के डर लगता है। अब निजाम स्ट्रीट, काजी स्ट्रीट, अभी 2 बिल्डिंग गिर गए। ये क्या बोल रहे हैं? ये मेट्रो रेल, ये रेल, वो रेल, सब प्रोजेक्ट 10-10, 15 साल पहले। उससे मुंबई से शंघाई नहीं बनता। उधर केंद्र से हमारा दिया हुआ एक्स्ट्रा पैसा 40-50 हजार करोड़ ले आते तो हम कांग्रेस वाले को मानते। अमीन भाई, क्या जवाब देंगे आप? आप पर सीधा आरोप लगा रहे हैं। अतुल भाई 10 साल से एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं थे। आज बीजेपी शिवसेना की 10 साल से नहीं थे, बिल्कुल नहीं थे। एमएलए बनने के बाद में पॉलिटिक्स में मैं ये कह रहा हूं अतुल भाई, 10 साल से आप एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं थे। भैया हम आप बोल रहे थे, मैंने सुना। आप अभी मेरी बात सुनिए। आज अतुल भाई हकीकत से वाकिफ नहीं है। अतुल भाई ने सही कहा कि एमएलए फंड तो सब एमएलए का होता है और मुझको बहुत खुशी महसूस होती है कि मैंने अपने एमएलए फंड को सिर्फ एक वार्ड में नहीं बल्कि मेरे 7 वार्ड में दिया और इंटरनेट पे उसकी पूरी यादी है। अतुल भाई, मैंने पहले भी अब बेटे मैं बताता हूं, आपके वार्ड कौन थे? आपके जो आप
दीपक जी हाथ दिया है, सबको दिया है। दीपक एक मिनट अतुल भाई ने एक बात ये बताया कि एक मिनट सुन लो भैया, सुन लो, फिर मोदी चिल्लाना, कोई रुकावट नहीं है आपके चिल्लाने में। अतुल भाई ने ये कहा कि एज ए एमएलए जो स्पेशल फंड लाना था उसके लिए मैंने क्या किया। अतुल भाई मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर कलम और कागज है, वो नहीं कह रहा हूं, आप एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। 50,000 करोड़ आप दिल्ली से लाए, आप एक कागज और एक कलम लिखिए। आपने मुझ पर आरोप लगाया, जिसका आप जवाब दीजिए मुझसे। शांघाई जिसका जवाब जिसने यू ऑल्सो डोंट साउंड, यू डोंट साउंड। 50,000 करोड़ रुपया दीपक जी, जैसे एमएलए जैसे मैं ऐसा बोल रहा हूँ माडा का रिपेयर मैं बोल रहा हूँ 100 करोड़ मुंबई की हकीकत यही है। पटेल एमएलए ने उसको बढ़ा एक के बाजू व्यापारी 200 है, करोड़ रुपया करवाया है। हर साल माडा की पुरानी यही हकीकत है मुंबई की, और खास करके TNT व्यापारी और बिल्डर में बची हुई है मुंबई। अनिल भाई आप कुछ करना चाह रहे थे? वैसे पहले मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, आप मेरे बोलने का मौका दिया। नहीं, सबको बोलने का मौका मिलेगा। शिवसेना की आवाज आम पब्लिक की आवाज है, बहुत लंबा शो। शिवसेना की आवाज बिल्डर की आवाज नहीं है, शिवसेना की आवाज व्यापारी की आवाज नहीं है। शिवसेना की सियासत है कि हम आम लोगों पे है। और मैं दरखास्त करता हूं, अमीन जी मेरे सामने लास्ट टाइम लड़े थे मुंबई से, अतुल भाई आयता है, मैं चाह रहा हूं कांग्रेस की आवाज बिल्डर की आवाज है, बीजेपी की आवाज किसकी आवाज है? आप पत्रकार रहो, आप खुद भली भली जानते हो। मैं उससे बात नहीं करूंगा, जनता भी जानना चाहती है, शिवसेना की खाली बात करूंगा। बीजेपी की आवाज किसकी आवाज? जो यहाँ से महाराष्ट्र शासना की बहुत बड़े बिल्डर है कि पूरा बिल्डर में करवा दिया है। बीजेपी की आवाज किसकी आवाज? एक आवाज फोटो खिंचवाने की। मैं इनको जानता नहीं, मैं अमीन को जानता नहीं, मैं पब्लिक के आम लोगों को जानता हूं, जो मराठी है, इतर भाषी है, गुजराती बांधव है, मारवाड़ी अपने बंधु बांधव है। मैं चाहता हूं कि उनके प्रति, शिवसेना के प्रति, बाला साहब के प्रति, उद्धव साहब के प्रति अधिशक्ति भावना है, जो 1960 से लेकर आज 2014 तक 48 साल का इतिहास है। मैं चाहता हूं अमीन भाई, अतुल भाई, आप राजनीति करिए, लोगों को करिए, व्यापारी और बिल्डर की मत कीजिए। सिर्फ एक ही आवाज, बाला साहब की आवाज, बाला साहब की आवाज। पार्टी मध्यम वर्गीय ये बताइए बेसिकली अगर आप मौका दें, अगर आप अडानी को मध्यम वर्गी बोल रहे हो, अमीन भाई, अगर आप मोदी जी जब शपथ लेने उतरे थे तो अडानी के बेंच पे उतरे थे, शांघाई बनता 50,000 करोड़। आप मध्यम, अगर अडानी को मध्यम वर्ग बोलते तो हो गया। आप आगे बढ़े, मैं विकास के बारे में कुछ कोई बोले। प्लीज, मैं सबसे पुराने सवाल पे आ रहा हूं, क्योंकि हम बहुत व्यक्तिगत आक्षेप पर उतर जा रहे हैं। विनय सहस्त्रबुद्धे, फिर ताहिर भाई आपके पास आता हूं। क्या मुंबई शंघाई बन पाया? प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जैसे थिंकर, चिंतक, एक स्कॉलर और बुद्धिजीवी प्रधानमंत्री ने वादा किया था कि मैं मुंबई को शंघाई बनाऊंगा। देखिए, मुंबई को शंघाई बनाना केवल एक मनगढ़ंत बात थी और एक घोषणा मात्र रह गई। नारे के अलावा उसमें कोई तनिक भी मतलब नहीं था। जिस मनमोहन सिंह जी का नाम आप ले रहे हैं, उन्होंने यहां पर मेट्रो की भूमि पूजन करवाया, राष्ट्रपति उस समय की प्रतिभा ताई पाटिल को बुलाया, बाद में एक पत्थर वहां पर लगा नहीं। ये काहे की बात कर रहे हैं? ये मेट्रो की रेल, ये जो मोनो रेल बनाई है, खिलौने जैसी बन गई, जहां वो जानी चाहिए वहां नहीं जा रही। जो मेट्रो बनाई आधी अधूरी भी बनी नहीं है। बाकी 2-3 मेट्रो का तो इन्होंने उल्लेख भी करते नहीं। लोकल ट्रेन के जो हमारे यात्री है, उनकी पीड़ाएं, उनके दुख दर्द, इनको झेलने तक, समझने तक समय भी नहीं है। केवल लोकल में प्रवास करने से समझते नहीं, कोई मतलब प्रतिबद्धता नहीं है, कोई कमिटमेंट नहीं है। ऐसी स्थिति में मुंबई का शंघाई बनना दूर, इन्होंने तो मुंबई को मुंबई भी नहीं रहने दिया और मुंबई को एक झोपड़पट्टी का शहर बनवाया। इस सारे पाप के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो यहां की 15 साल की कुशासन देने वाली आघाड़ी सरकार है। इसमें यहां बैठे हुए किसी के मन में तनिक भी संदेह नहीं है। इन्होंने सत्यानाश किया है मुंबई का और अब उनको जवाब देना पड़ेगा जनता के दरबार में। जवाब देना पड़ेगा जनता के दरबार में। जनता से सवाल लेते हैं, क्या मुंबई शंघाई बन पाया? कौन बताएगा? आप बताएंगे, क्या मुंबई शंघाई बन पाया? एज बीइंग अ स्टूडेंट एंड यंग लेडी, हिंदी में जैसे मैं एक नौजवान लड़की हूँ और हम लोग हमारे सपने जो है और सारी चीजें जो है देखते हैं, बहुत वाइड देखते हैं। तो मैं 5 साल से मुंबई में रह रही हूँ। शंघाई तो दूर की बात है, जब हम लोग नए मुंबई में आते हैं और लोकल ट्रेन से जब हम लोग सफर करते हैं तो धक्के से हमारी जिंदगी स्टार्ट होती है। एजुकेशन मुंबई में जैसे बोला जाता है बहुत अच्छा है, एजुकेशन भी यहाँ पे अच्छा नहीं है। लड़कियां सेफ
लड़कियां रात में 9 बजे के बाद में मुझे नहीं लगता सेफ है। मैं अंधेरी में रहती हूँ और अंधेरी में भी इतने सारे लोग हैं जो लड़कियों को सेफ नहीं रहने देते। तो मुझे नहीं लगता कि मुंबई शंघाई बन पाया। जैसे उन्होंने कहा मुंबई रहा ही नहीं। मुंबई रहा ही नहीं। क्या मुंबई शंघाई बन पाया? यहाँ से आप बताइए, क्या मुंबई शंघाई बन पाया? शंघाई क्या बना? 200 झोपड़पट्टी में जाके आया हूँ, वहां पे लाइट भी काट दी गई है, एक भी झोपड़ी में लाइट नहीं है। शेख मोहम्मद नाम का व्यक्ति है, मुझे मिलने आया कि भाई साहब अमित पटेल ने हमारी पूरी लाइटें काट दी है। व्यक्तिगत नहीं जाए, व्यक्ति क्या मुंबई शंघाई बन पाया जना? नहीं बन पाया। मैं अमीन साहब से सवाल करना चाहता हूं कि आप जिस एरिया से एमएलए हैं आज भी, उस एरिया के भूलेश्वर का, ये सीपी टैंक सर्कल का और ये खेतवाड़ी इलाके का एक भी बिल्डिंग में पहल करके एक भी रिकंस्ट्रक्शन में गए नहीं, और उल्टे वो भिंडी बाजार और उनको नागपरा बस वही इलाका दिखता है। हमारा भूलेश्वर में, हमारा सीपी टैंक सर्किल पे, हमारे ये खेतवाड़ी एरिया में एक भी बिल्डिंग में गए नहीं कभी पहल करके कि उसका हम डेवलपमेंट आज उसका उनकी लाइफ का, जनता की लाइफ का स्टैंडर्ड हम बढ़ा सके। बीजेपी से आप, एक मिनट, बीजेपी से आप? मैं आम जनता हूं, बीजेपी से भी कार्य करता हूं। मैं बीजेपी के भी। अमीन भाई जवाब देना चाहेंगे, इसीलिए मैंने बिल्कुल जवाब देना चाहूंगा। मैं बिल्कुल जवाब देना चाहूंगा चौरसिया जी। ये जो लोग यहाँ पर जो सामने बैठे हुए हैं, उसमें कोई अच्छी जनता भी है, मुंबई की जनता की बात भी कर रही है, कुछ बीजेपी के लोग हैं, कुछ शिवसेना के लोग हैं। तो वो जो हमारे भाई ने सवाल पूछा है, उनकी जानकारी के लिए मैं ये बताना चाहता हूं कि आपका क्या नाम है भाई? हाँ, सुरेश सराफ जी। आपको थोड़ी सी तकलीफ होगी अगर आपका मोबाइल इस वक्त आपके हाथ में और उसमें एप्लीकेशन है, तो मेरी वेबसाइट पे जाके देखिए। 40 बिल्डिंग है इस साल कुंभारवाड़ा, बुलेश्वर, इसके अंदर एमएलए फंड मिला है, और उसमें एक मिनट सुन लीजिए, ऐसा झटके से खड़े मत हो जाइए, भाग करके खड़े मत हो जाइए। उसमें एक बिल्डिंग आपकी शिवसेना की जो युति थी ना, बीजेपी शिवसेना की युति, उसकी जो उम्मीदवार है साड़ेकर मैडम, उसकी भी बिल्डिंग को फंड दिया। जबकि नगर सेवक थी, मेरे पास आई थी, मैंने उसकी बिल्डिंग को भी फंड दिया है। मैं एक बात बता रहा हूं, जो हाँ तो किया ना, मैंने अपना फर्ज पूरा किया। तो बड़ी चीज नहीं है। नहीं, मैंने अपना वो कह रहे हैं, वो सालेकर इनकी कॉन्स्टिट्यूएंट की होटल है। पटवल साहब, मैं यही कह रहा हूं, पटवल साहब, अनिल पटवल साहब, मैंने बड़ा काम नहीं किया। जो है श्राफ जी ने ये कहा कि बुलेश्वर कुंभारवाड़ा में अमीन पटेल ने एमएलए का फंड दिया नहीं है, तो मैं उनको ये बता रहा हूं कि उनकी जानकारी गलत है। फंड दिया गया है, 100% दिया गया, 1 करोड़ नहीं, 2 करोड़ रुपया दिया हुआ, 2 करोड़। शरद पवार ने कहा कि इनके मुख्यमंत्री का लखवा लग गया। उन्होंने अभी 1000-1500 फाइलें साइन की, मगर बीच के 4 साल ये जो भाड़ूतों को बिल्डिंग बननी थी, डेवलपमेंट होना था, अब क्या झगड़ा किया आपने? तो आदर्श बिल्डिंग होने दिया, और ये मध्यम वर्गीयों के लिए कुछ नहीं किया। आदर्श का टावर हुआ, जो महिलाएं थी, जो विधवाएं थी आर्मी की, उनके लिए भी कोई शिक्षा हुई नहीं। सब कांग्रेस के नेताओं के वहां पर फ्लैट है। मुंबा देवी की हालत देखेंगे, कोई चिंता नहीं। 80 टक्का बिल्डिंग पूरी जर्जर हो चुकी है। अमीन जी अभी बात कर रहे थे शंघाई की बात कर, मेरे को एक मौका दीजिए। शंघाई की बात कर रहे थे, पुराने दोस्त थे। अमीन जी बोल रहे थे कि फेज वाइज काम चल रहा है। यहाँ पे 1999 से लेके अभी 2014 तक किसकी सरकार है? हमारी सरकार। केंद्र में किसकी सरकार थी? 20 साल से मुंबई में 10-20 साल में एक ही फेज चालू रहेगा। शंघाई होते होते दूसरा शंघाई में और सिटी हो जाएगा, मुंबई शंघाई होते रह जाएगी। मैं चाह रहा हूँ हमारे भाई अमित पटेल जी से कुछ पूछना चाहते हैं। पूछिए बहन, बिल्कुल पूछिए, मैं आपका जवाब देने के लिए आया हूं। गवर्नमेंट आम लोगों की बनेगी, मुंबई केयर की बनेगी। मुंबई केयर बने तो मराठी, गुजराती, मारवाड़ी सब साथ में होकर काम करेंगे, और भविष्य रहेगा आम आदमी का, आम लोगों का, न कहीं व्यापारी का, न कहीं बिल्डरों का। सही है भाई साहब? बेसिकली जिस मुद्दे पर बात हो रही है, उस मुद्दे को समझने के लिए किसी बंबई की चाल में रहने वाले की क्या पीड़ा है, क्या दर्द है, उसे समझना। बहुत सही बात बोली आपने, बहुत सही बात बोली। ये चालों का शहर है। ये स्लम के बाद आइडेंटिफाई अगर होता है तो उन चालों से आइडेंटिफाई होता है जिस चाल में ऊपर चढ़ने। आपने बहुत सही बात बोली। ये चालों का शहर है। ये स्लम के बाद आइडेंटिफाई अगर होता है तो उन चालों से आइडेंटिफाई होता है जिस चाल में ऊपर चढ़ने का जीना और छत हर बारिश में टपकती है। अगर हम फंड लेने के लिए महाडा को अप्रोच करते हैं तो यहां जो सरकार पिछले 15 सालों से है, उसकी चेंज्ड पॉलिसी की वजह से आज महाडा में चालों का, पुरानी बिल्डिंगों का रिपेयर सेस भी जमा नहीं होता।
ये जिस एमएलए फंड की बात करते हैं और उस फंड को देके क्रेडिट लेना चाहते हैं, क्या ये नहीं जानते कि वो पैसा भी तो आवाम ही का है? बिल्कुल जानते, बिल्कुल जानते। वो पैसा भी उस गरीब बीड़ी पीने वाले का है, रुमाल खरीदने वाले का है, जो इनडायरेक्ट टैक्सेस के नाम पर 1 रुपये में अगर वो खर्च करता है तो 96 पैसे टैक्स देता है गवर्नमेंट को। यहां तो सेल्स टैक्स जान लिए ले रहा है, एलबीटीबी सर पर है। जो पॉलिसी है उसको एड्रेस कौन करेगा? एमएलए का फंड लेकर, बड़ी जिम्मेदारी से मेरा यह सवाल है चौरसिया जी, एमएलए का फंड लेकर कोई एक चाल का एक रूम भी रिपेयर हो सकता है क्या? हो सकता है। नो, एब्सोल्युटली नो। लेट मी स्पीक। आप बोल रहे थे, मैं नहीं बोल रहा था। बोले मुझे बोलने दीजिए प्लीज। सांकली स्ट्रीट पहली गली, सांकली स्ट्रीट दूसरी गली, सांकली स्ट्रीट तीसरी गली, मौलाना आजाद रोड, कमाटीपुरा, नल बाजार, सीपी टैंक, दूध बाजार, पाईधोनी, ये भंडी बाजार, ये सारे के सारे इलाके अगर एमएलए फंड के नाम पर रुपया कहीं से मिल पाता है, इन्हें बड़ी कतार है, इनके पास लिमिटेड फंड है, 40 बिल्डिंगों को देना है। कितना रुपया इनके पास है 40 बिल्डिंगों को देने के लिए? I am authenticating my point that even repairing a single room in a chawl, the fund is insufficient. Fund is, अब मेरी बात नहीं, एक मिनट, लास्ट बात, कौन नहीं जानता कि एमएलए फंड के बाद फिर मजीद एमएलसी का फंड लेने के लिए कमीशन देना पड़ता है? भाई साहब, शंघई का क्या ख्वाब दिखाते हैं? कमीशन, एमएलए और एमएलसी फंड में कमीशन। अमीन भाई, शंघई का ख्वाब दिखाने वालों से, हाँ, शंघई का ख्वाब दिखाने वालों से पूछिए कि चाल में रहने वाला जो रात में सोता है वो इस खौफ और इस डर के साथ सोता है कि बंबई की बारिश में कहीं उसके सर से उसकी छत न चली जाए। चौरसिया जी, हम यही कह रहे हैं। चौरसिया जी, जो सवाल ताहिर अशरफी साहब ने मेरे सामने रखा है, मैं ताहिर अशरफी साहब को एक बात बताना चाहता हूं कि जो इन्होंने आरोप लगाया है कि एमएलए फंड के लिए कमीशन देना पड़ता है, तो मैं एक नेशनल चैनल पे एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट के सामने एक पूरे मुंबा देवी के अंदर और जितने लोग स्टेज पे खड़े हुए हैं, आप पर आरोप नहीं लगा है। आपका फंड मिलने के बाद, इनसफिशिएंट फंड मिलने के बाद, अब जो आगे का रुपया चाहिए उसके लिए बहुत नहीं, एक मिनट, मुद्दे की बात, दीपक जी आप जवाब लेना होगा। आप जवाब, वो बोले आप पे आरोप नहीं है, आप मेरा जवाब लेने के बाद, ये अच्छी बात है कि ताहिर अशरफी साहब ये कहते हैं कि हमारे आप पे आरोप बिल्कुल नहीं है, लेकिन हमने आपका फंड एक बिल्डिंग रिपेयर करवा सकता है क्या? हमने जो भी एमएलए फंड दिया है उसमें 1 रुपया कमीशन या 1 रुपया रिश्वत किसको नहीं देनी पड़ी है। हमने किसी कॉन्ट्रैक्टर या माडा के ऑफिसर के हाथ में फंड नहीं दिया है। हमने जो भी 400 बिल्डिंगों को हमारे क्षेत्र में फंड दिया है वो हमने टेनेंट के हाथ में। ऑन एन एवरेज कितना पैसा होता है एक बिल्डिंग का साहब, ये भी बता दीजिए। एक बिल्डिंग का एवरेज मुझे जाना पड़ेगा। चौरसिया जी प्लीज, ऑन एवरेज एक बिल्डिंग को 3 लाख रुपए, ऑन एन एवरेज 3 लाख रुपया, 3 लाख, ऑन एन एवरेज 3 लाख रुपया। क्या 3 लाख रुपये में इतनी सीमेंट, इतनी सरिया और इतनी रेती आ जाएगी कि बिल्डिंग रिपेयर हो जाए? कि एमएलए फंड दिया, वो आरोप प्रत्यारोप क्या हुआ मैं जानता नहीं हूं, मगर मुद्दे की बात यह है 15 साल आप सत्ता में रहे, मध्यम वर्गीय यहां पर रहते हैं, जूनी चालों में रहते हैं, आपने स्कीमें लाई, कोई ऐसी क्यों स्कीम नहीं लाई? ये एक चाल नहीं, ये कितना फंड ऑन एन एवरेज दिया होगा? 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया इन्होंने सही ऑन एन एवरेज 3 लाख रुपए से कम नहीं। 3 लाख रुपया, 3 लाख रुपया में आज मुंबई में क्या बनता है? 3 लाख रुपया में ये सही कहा उन्होंने। 3 लाख रुपये, ये ग्रेविटी एमएलए साहब ने समझनी चाहिए थी। आप मुंबई शंघाई छोड़ो, आप 200 करोड़ की बात कर रहे, वो भी छोड़ो, आप 1000-1500 करोड़ रुपया ले आते साउथ बॉम्बे की पुरानी मकान
जो सब टैक्स भरते हैं, सब सेल्स देते हैं, उनके लिए करते तो चौरसिया जी, एक सवाल कर लीजिए, एक सवाल कर लीजिए, आप कीजिए, आप एक सवाल कर लीजिए प्लीज, आप एक सवाल सिर्फ कर लीजिए, मैंने लोकल मुद्दों में बहुत बात कर ली, डिबेट है राष्ट्रीय मुद्दों की सवाल मुंबई का पूछ रहे हैं और लोग कॉन्स्टिट्यूंसी की बात कर रहे हैं। मैं आ रहा हूँ, मुझे पर आ रहा हूँ, एमएनएस हम कुछ वजूद रखते हैं, आपको बात करने को, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन में डिबेट कर रहे हैं। मैं उसी पर आ रहा हूँ, मैं राष्ट्रीय मुद्दों पर, मुंबई के लेवल पर सवाल पूछे भाई, मैं मुंबई के लेवल पर ही सवाल कर रहा हूँ। चाली पे मैं मुंबई एक ही ताली के चट्टे बट्टे हैं, एक बात मैं बोलता हूँ, एक मिनट, अकेले हम कर रहे हैं, अकेले हमारी पार्टी चल रही है, राज साहब ने पहले से किसी का साथ नहीं लिया है, क्योंकि सब सामने एक ताली के चट्टे बट्टे हैं। लेकिन आप पर सबसे बड़ा आरोप जितना भी आरोप करे, बाद में इनका पोस्टपोल अरेस्ट होना है। किसके साथ? आपके साथ? मेरे साथ इनके, हमने कभी नहीं किया पोस्टपोल। आपके साथ होगा? हमने कभी नहीं किया। आज चौथी इलेक्शन हम लड़ा, किसी से अलायंस नहीं किया है, हमने किसी से अलायंस नहीं किया है, इनका होना है। तो ये अभी कितना ये डायल से कितनी भी झगड़ा करे, कुछ भी बोले, आप पर आरोप लगता है कि आप उत्तर भारतीयों को पीटते हैं और आप उनका ही वोट मांग रहे हैं। देखिए, अगर आपने, आप पीटते हैं कि नहीं उत्तर भारतीयों को? हमने उत्तर भारतीय, आप पीटते हैं कि नहीं? उत्तर भारतीयों को हमने जरूर पीटा है, लेकिन उसके पीछे वजूद था, उसके पीछे कुछ मकसद था। यहाँ के बच्चों को अगर यहाँ पे नौकरी नहीं मिलेगी तो बाहर के आने वाले लड़के को भी नहीं मिलेगी। यहाँ पे अगर मुंबई में आने वाले बाहरी लड़कों को रेलवे में नौकरी नहीं मिलेगी तो उत्तर भारत और बिहार से आके लड़के यहाँ पे एग्जाम नहीं, बात वही आ रही है, यह मुद्दा यहाँ पे नहीं है। 2014 में मुझे कंप्लीट करने दीजिए, आपने अगर ये मुद्दा लाया है, ठीक है, बोलिए, मुझे कंप्लीट करने दीजिए। अगर रेलवे साउथ रीजन बोर्ड पे अगर एग्जाम होती है तो उसके पेपर बिहार में क्यों छपते हैं, उसके इश्तिहार बिहार में क्यों छुपते हैं, यूपी में क्यों छुपते हैं, महाराष्ट्र के मुख्य पेपर में क्यों नहीं छपते? ये सवाल आप मुझे दीजिए। जब ममता बनर्जी को हम लोग मिले थे, हम लोगों ने आंदोलन किया था, तब ममता बनर्जी को यहाँ पे एग्जाम कंडक्ट करना पड़ा, मराठी में करना पड़ा। ये हमारी जीत है, ये हमारी जीत है। नहीं, इसके लिए उत्तर भारतीयों को पीटने की क्या जरूरत है? उत्तर भारतीयों को नहीं पीटते, यहाँ से इसके लिए अगर ममता बनर्जी की गलती है तो एक बेरोजगार आदमी क्यों पीटेगा? इसका जवाब दीजिए आप। देखिए, एक बात होती है, आप सब मैच्योर है, सब मैच्योर है इस डायस पे। नहीं, राज ठाकरे भी मैच्योर है, लेकिन वो पीटते हैं लोगों को। उत्तर भारतीयों को पीटते नहीं है, जो परप्रांतीय पीछे जाने के लिए भूमि को वो उत्तर भारतीय, वो परप्रांतीय उत्तर भारतीय है। मुंबई में रहते हो? नहीं, मैं नहीं रहता हूँ मुंबई में, मैं दिल्ली में रहता हूँ। आगे बात करने का हक नहीं है। नहीं, बिल्कुल हक है, ये मेरा देश है, ये मेरा शहर है, मुझे बिल्कुल हक है, मुझे बिल्कुल हक है। नहीं आता है मुझे मराठी बोलना। आप भी हिंदी में बात कर रहे हैं, मैं भी हिंदी में बात कर रहा हूँ, आप भी हिंदी में बात कर रहे हैं, मैं भी हिंदी में बात कर रहा हूँ। नहीं कर सकते हो आप, मुझे पूरा हक है, आप देखिए, पूरा हक है, आप पत्रकार है, अपने शब्द वापस ले पत्रकार है, आप गलत बात है, ये गलत बात है, वापस ले, ये बिल्कुल गलत बात है। भारत के संविधान के हिसाब से यहाँ पर आके बोलना भारत का पूरा संविधान हक है, भारत का संविधान मुझे आप यहाँ आकर झगड़ा कर रहे बोलने का हैं, पूरा हक पूरा है। डायस खाली पड़े हैं। आपने तो पर्सन ले लिया इसको। ये कितना गुस्सा है आपके मन में? मेरे मन में तो गुस्सा नहीं आपका है। महाराष्ट्र के लिए प्यार क्या होगा? मेरे मन में आपके पास इतना महाराष्ट्र गुस्सा है मन में? पूरा प्यार ये है। सब लोग, ये सब महाराष्ट्र रहे, मेरे कोई भी मन हो, में लेकिन उनको महाराष्ट्र का तो अभिमान है। आप इतना डायस पे मेरे पे डायस पे हो गया, पत्रकार हो गया, मेरे इतना बात कर रहे हैं। और आपके मतलब आपका हिंदी चैनल गुस्सा होगा। नहीं, आप अगर किसी कॉन्स्टिट्यूंसी का डिबेट कर रहे हो तो मुझे बताइए, मैं आज चले जाता हूँ। कॉन्स्टिट्यूंसी का डिबेट नहीं कर रहा हूँ। आपने अच्छा, क्या मुझे बंबई में आकर बोलने कहा कि विनय सहस्त्रबुद्धे जी? बिल्कुल हक है, हमारे संविधान ने इस तरीके का एक संचार स्वातंत्र दिया हुआ है, तो इस दृष्टि से हमें मुंबई में आकर बात करने का बिल्कुल भारत के किसी भी नागरिक को हक है, इसमें कोई संदेह नहीं। मुंबई की अपनी एक पहचान है, मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है, मराठी लोगों का यहां पर स्वाभाविक रूप में दबदबा रहेगा क्योंकि ये महाराष्ट्र की राजधानी है, मराठी बोली जानी चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं। मगर इसका मतलब ये नहीं कि मराठी न बोलने वाले यहां आ ही नहीं सकते, यहां रह ही नहीं सकते। भारत में कहीं भी इस तरीके की भूमिका कोई लेता है तो भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रवादी पार्टी होने के कारण इस विषय में अपनी भूमिका निश्चित रूप में इसी पद्धति से रखती है। हमारी जो छोटी आइडेंटिटी है वो हमारी बड़ी आइडेंटिटी के साथ कभी संघर्ष नहीं करती, दोनों इकट्ठा रह सकते हैं। अमीन भाई। दीपक जी, मुंबई सूफी और संतों की नगरी है और यहाँ पे सिर्फ आपको आके बोलने का नहीं, आपको रहने का, आपको कारोबार करने का, आपको फलने और फूलने का पूरा हक है। मुंबई के अंदर जो आना चाहे रह सकता है, मुंबई के किसी को कोई रोक नहीं सकता है, हम किसको रोकने नहीं देंगे। ये मुंबई इस देश की आर्थिक राजधानी है और इस आर्थिक राजधानी के अंदर सबका स्वागत है, वो आए मगर मुंबई के साथ मिलकर रहे। जैसे कि लोग झुग्गी झोपड़ी, देखिए झुग्गी झोपड़ी कोई बनती है,
वोटर लिस्ट बनाओ। झुग्गी झोपड़ी की बात नहीं है। हमारा संविधान ये हक देता है हिंदुस्तान में रहने वाले को कि वो मुंबई में रहे या चेन्नई में रहे। संविधान से बड़ी कोई चीज नहीं। बात करते हैं संविधान से बड़ी कोई चीज नहीं। संविधान के नीचे 19A में लिखा है कि वहां के लोगों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। सर ऐसा है, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है चौहान जी, बोलिए। आपको पता है मुंबई में 26/11 का जब अटैक हुआ ना, हाँ। और NSG कमांडो आए यहाँ पे, हाँ जी। और उग्रवादियों को यहाँ से भगाने का काम किया, तो उसमें उत्तर भारतीय भी थे, पंजाबी भी थे, महाराष्ट्रियन भी थे, सभी लोग थे। ये देश की अस्मिता थी। मेरे को जवाब दे दीजिए। सुनिए मेरी बात। और ये भारत है यहाँ पे, और ये मुंबई ऐसा शहर है, मिनी इंडिया है, और ये इंडिया की आर्थिक राजधानी है। सब अपने पसीने से इंडिया को मजबूत करने का काम करते हैं। इस राजनीति में मत जाइए। आप इस राजनीति में मत जाइए। वाकई मत जोड़िए। मिनी हिंदुस्तान है और हमारी NSG को प्रांतवाद से मत जोड़िए। ब्रेक के बाद NSG अलग बात होती है। तो मुंबई से किस्सा कुर्सी का में आपका एक बार फिर स्वागत है। लगभग डेढ़ दशक की एनसीपी और कांग्रेस की सरकार को अगर याद किया जाएगा तो भ्रष्टाचार और लंबे वक्त तक पॉलिसी पैरालिसिस के लिए याद किया जाएगा। अमीन भाई, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार 15 साल में अगर हुए हैं तो यही हुए हैं। मैं इस बात को बिल्कुल इनकार करता हूं। आदर्श घोटाला किसने किया था? आदर्श घोटाला सब्सिडाइज मैटर है दीपक चौधरी। किसने किया था? जो मैटर सामने आया उसमें ब्यूरोक्रेट्स भी इन्वॉल्व है, पॉलिटिशियन भी इन्वॉल्व है। जैसे ही उसका नाम आया, हमारी ऑल इंडिया इन्वॉल्व, जैसे नाम बताइए ना, नाम बताइए। जैसे नाम आए, इन्वॉल्वमेंट की बात है कि जैसे नाम आया। कौन? आपने बोला इन्वॉल्वमेंट। कांग्रेस इन्वॉल्व का मतलब अमीन भाई, आपने बोला इन्वॉल्वमेंट। दीपक जी नाम बताइए ना। दीपक जी 3 CM के नाम बता दीजिए। आप बता दीजिए। दीपक जी शिंदे इन्वॉल्व है और भी इन्वॉल्व थे। 3 तीसरा कौन था? जानते हो, नाम नहीं बताएंगे। दीपक जी, मैं ये बोल रहा हूँ, विलासराव देशमुख, सुशील, मैं तो जनता के लिए नाम पूछ रहा था। विलासराव देशमुख, सुशील कुमार शिंदे, अशोक चव्हाण की गद्दी चली गई। दीपक जी, मैं उसी पे आ रहा था कि जैसे उन पे आरोप लगा, उनको इस सीएम पद से उन्होंने इस्तीफा दिया। और आज शिंदे को तो गृह मंत्री से इस्तीफा नहीं दिलवाया। अशोक चौहान जी मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस अध्यक्ष ने उनसे बात की और उन्होंने इस्तीफा दिया। और आदर्श का जो प्रकल्प है, आदर्श का जो इशू है, वो कोर्ट के अंदर है, उसकी रिपोर्ट आ चुकी है। कोर्ट का जैसे निर्णय होगा उसके ऊपर फैसला होगा। अगर हम भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो मैं एक मुद्दा आप लोग पता नहीं क्योंकि भ्रष्टाचार जब होता है तो आपको एक ही पार्टी नजर आती है। थोड़ा सा दाएं बाएं भी आपको देखना चाहिए। दीपक जी आप मेरी बात सुन, आप जाइए। अमीन भाई को सुन लेते हैं, उसके बाद मीना जी के बाद भी आऊंगा, आपके बाद भी आऊंगा। बड़ा मुद्दा है। किसके फ्लैट है? अच्छा, आदर्श एक थोड़ा ज्ञान बढ़ा दीजिए। आदर्श में किस किस के फ्लैट है? लोढ़ा जी के पिए का फ्लैट है। अब देखिए, यहाँ के जो विधायक है बीजेपी के, मंगलपाल लोढ़ा जी का पिए का फ्लैट है उसका। अब देखिए, लोढ़ा जी का है कि संचेती का, सबका है। मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ। कोर्ट में मैटर है, वो बीजेपी का फ्लैट है। मैं आपको खाली इतना थोड़ा सा याद दिलाना चाहता हूँ, 2 बातें याद दिलाना चाहता हूँ। भ्रष्टाचार की बात हो रही है। बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट बंगारूपाल लक्ष्मण जी, अरे बंगारू लक्ष्मण जी स्वर्ग सिधार गए। स्वर्ग सिधार गए। महाराष्ट्र की बात हो रही है। दूसरा मुद्दा, आज इनके पास कर्नाटका में जो येडियुरप्पा जी है, उनके ऊपर कितना भ्रष्टाचार के आरोप है। पार्टी से निकाल दिया था उनको। आज पार्टी में है, साहब। दीपक जी, आप इतने बड़े जर्नलिस्ट है, आपका इंडिया के अंदर। अतुल श्राव जी से पूछूंगा। आज येडियुरप्पा जी उनकी बैसाखी बनकर कर्नाटक में पार्लियामेंट में गए और कर्नाटक के अंदर येडियुरप्पा जी आज भी है। मैं, हमारे दोस्त अनिल पटवल जी यहाँ पे बैठे और अतुल शाह भी यहाँ बैठे। आज मुंबई महानगर पालिका का यहाँ जनता बैठी हुई, हर पार्टी की बैठी हुई है। हर आदमी को जाकर आप पूछ लीजिए कि 30,000 करोड़ का बजट मुंबई महानगर पालिका, 1 गिलास साफ पानी और 1 बिगर खड्डे का रास्ता मिल नहीं सकता है। भ्रष्टाचार नहीं तो क्या? मैंने इंक्वायरी लगाई है, मैंने भ्रष्टाचार नहीं तो क्या? अनिल, इतना भ्रष्टाचार अमीन जी बोल रहे हैं मुंबई महानगर पालिका में, इतना भ्रष्टाचार। तो इनके मुख्यमंत्री है, गड्ढे भरने खुद उद्धव ठाकरे जाते हैं रात में, फिर भी अगर ये बोल रहे हैं तो खुद विधायक थे, इन्होंने कितने बार उनके मुख्यमंत्री को बोला
मुंबा देवी के मुंबा देवी के रस्ते की बात करें, कितना बार मुझे बात के मैंने लगवाई है, इंक्वायरी कर रही है। अरे आप पर आरोप है, सीरियस आरोप लगा रहे हैं, आपके पास कोई डिफेंस नहीं है, आपके पास कोई डिफेंस नहीं है। क्यों नहीं चालू की? आपको चालू है 10 साल से अपनी गवर्नमेंट, आपका मुख्यमंत्री है, आप इंक्वायरी क्यों नहीं लगाइए? ये दोनों ने मुंबई की वाट लगा, दोनों ने मुंबई की। अतुल साहब जी, उसके बाद में MMRDA का रोड है, वो बोलते महानगरपालिका का रोड है, यहाँ पर कुछ काम नहीं करते। बात करें भ्रष्टाचार की, मैं तो महाराष्ट्र का हूं, 70,000 करोड़ रुपए का सिंचन का घोटाला। ये क्या इंक्वायरी की बात कर रहे? 30,000 करोड़, 70,000 करोड़ में ये महाराष्ट्र में जो 6-8 हजार किसान मर गए, उसका कारण ये सिंचन का घोटाला है। पानी खेडूतों को मिला नहीं, शेतकरी को मिला नहीं, आप वो चिंता नहीं कर। और 70,000 करोड़ रुपया खर्चा करके 0.1% लैंड इरिगेटेड हुई है। ये सिंचन का घोटाला, ये क्या व्हाइट पेपर रखा है विधानसभा में, कितने रिपोर्ट ने ये किया एस्टैब्लिश? आप क्या बात कर रहे हैं? भ्रष्टाचार, इसके सिवा अमीन जी महानगर पालिका के सदस्य थे, उनको लगा कि महानगर पालिका 30,000 करोड़ का घोटाला हो रहा है, तो ये क्या सोए थे? तभी 5 साल थे ना, तो सोए थे क्या? भाई साहब पटवल जी जवाब दीजिए, जवाब बनता है। आप सदस्य थे, आपने क्या किया? आप सदस्य थे, आपने क्या किया? बिल्कुल जवाब, आप सदस्य थे, आपने क्या किया? बिल्कुल जवाब बनता है। जब मुंबई महानगर पालिका क्रॉफर्ड मार्केट, जो महात्मा ज्योतिबा फुले नाम से जो आज मुंबई शहर के अंदर जो शान बन के खड़ा है, इसको जब बीजेपी शिवसेना बेचने जा रही थी, ये अमीन पटेल कॉर्पोरेट था जिसने उसको बचाया, और आज तक वहां पे महात्मा ज्योतिबा फुले मार्केट खड़ा है। वरना बीजेपी के अध्यक्ष, इंप्रूवमेंट कमेटी के अध्यक्ष ने उसको भेज दिया था, और ये मैं गलत नहीं कर रहा हूं। आप उस तारीख के टीवी के सब फुटेज लीजिए। अमीन पटेल कांग्रेस का नॉमिनेटेड नगर सेवक था, जिन्होंने मुंबई के महात्मा ज्योतिबा फुले मार्केट को बचाया। दीपक जी एक दरखास्त, हेरिटेज की मूवमेंट है, उसमें क्या किसने बचाया? ये क्रॉफर्ड मार्केट कोई उसको खराब करने वाला नहीं था। आपने दे दिया था, अग्रवाल को दे दिया था आपने, अग्रवाल को इंप्रूवमेंट कमेटी। अतुल भाई आपकी जानकारी नहीं है, मेरी आपकी जानकारी नहीं है। क्या जानकारी बताएंगे? बीजेपी के अध्यक्ष भालचंद्र विनय सहस्त्रबुद्धे जी, 70,000 करोड़ रुपए का सिंचाई घोटाला, आप पर आऊंगा, लेकिन उससे पहले एनसीपी के कैंडिडेट यहां पर मेरे साथ हैं। एनसीपी के कैंडिडेट कहां गए? एनसीपी से 70,000 रुपए का सिंचाई घोटाला और अजीत पवार पर आरोप। अजीत पवार पे आरोप प्रत्यारोप हर पार्टी पे लगे हैं। जब भी कोई भी लेकिन उनके जैसे किसानों ने आत्महत्या कर ली। किसानों ने आत्महत्या उसके लिए नहीं किया है, सिंचाई घोटाले का नहीं है। सिंचाई का देखा जाए तो यहाँ सबसे अच्छी खेती होती है, महाराष्ट्र की खेती। लेकिन महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा किसान आत्महत्या करते हैं। महाराष्ट्र में अगर किसान आत्महत्या करते हैं तो कोई और कारण से होता है, और डायरेक्ट पवार साहब के पास आता है। मुझे बताइए किस कारण से? किसान वैसे भी हर सरकार के समय किसान मरते आया है। ऐसा नहीं है कि किसानों को मरने दिया जाए, नहीं मरने दिया जाए, लेकिन हर बार ऐसा होता है कि जो सरकार आई है तब किसानों का मरण हुआ है। ऐसा नहीं है कि एनसीपी और कांग्रेस आई है तो आपकी सरकार थी, हमारी सरकार थी तो हमारा बहुत कुछ कम हुआ है। किसानों के लिए हर समय हमारे आदरणीय पवार साहब ने हर कुछ अच्छा सोचा है, और शुरू से उन्होंने किसान युवा होने के नाते उन्होंने वो नेतृत्व भी किया है, किसानों का नेतृत्व किया है, सफल नेतृत्व किया है। एनसीपी का ये कहना है। एक मिनट, अगर खेत में पानी नहीं होगा, आप इनको जितने भी प्रश्न पूछते हैं, उनके जो भी उत्तर दिए, सर इन सबसे पूछो कि ये सीट क्या करना चाहते हैं। मैं श्रीमती प्रिया राठौड़ अपक्ष उम्मीदवार का समर्थक हूं, और ये सब बड़ी बड़ी पार्टियों के नेता लोग खड़े, ये सीट क्या करना चाहते हैं वो तो कोई बताते ही नहीं है सर, कि क्या सीट करके बताना चाहते हैं कि हम चलिए ठीक है। आपका सवाल विनय सहस्त्रबुद्धे जी, शरद पवार के लिए कहा क्यों किसानों के सबसे बड़े हितैषी हैं? देखिए, जो भ्रष्टाचार की चर्चा हो रही है तो इसका सबसे प्रमुख कारण यह है कि इनके सामने कोई मकसद ही नहीं है। कांग्रेस तो वोट बैंक की राजनीति करके आसानी से जीत कर आती है, न उसने मुसलमानों के लिए किया, न कुछ अन्य हमारे समाज के लिए किया, और वोट बैंक की राजनीति करते जीत कर आते हैं तो पैसा बनाना यही एकमात्र उद्देश्य है। घराने की राजनीति जो करते हैं उनको करप्शन, मैं क्या क्या बताऊं आपको, छात्रों को ड्रेस के लिए कपड़ा दिया उसमें करप्शन, खाद दिया किसानों को उसमें करप्शन,
जानवरों को घास दिया, उसमें करप्शन। ये इन्होंने झोपड़पट्टी के बिल्डिंग उठाए, उसमें करप्शन। एक चीज ऐसी नहीं है कि जिसमें इन्होंने करप्शन किया नहीं। तो ये जो करप्शन का मायाजाल इन्होंने बिठाया, इसका कारण इनके सामने कोई मकसद ही नहीं है, कोई पर्पज नहीं है। एक घराने की पालकी उठाने के सिवाय अन्य कोई पर्पज नहीं है। न इनकी देश की चिंता है, न समाज के प्रति कोई संवेदना है। ऐसी संवेदन शून्य राजनीति ये करते हैं, इसलिए उनको सत्ता से अभी हम खाली करने वाले हैं। कुर्सी उनको खाली करनी पड़ेगी ही। शिवसेना, क्या आपको लगता है किसानों की आत्महत्या के लिए एनसीपी जिम्मेदार है, सिंचाई घोटाला जिम्मेदार है? बिल्कुल, नॉट ओनली एनसीपी, मैं सोचता हूं कांग्रेस एनसीपी जो गठबंधन थी, ये अगाड़ी की सरकार इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन आगे जाके मैं और एक चीज बोल रहा हूं, घूम फिर के हम वही पॉलिटिक्स में खेल रहे, एक में से कीचड़ उड़ा रहे। मैं चाह रहा हूं कि इसके आगे 2014 से आगे जो शिवसेना माध्यम से आदरणीय पक्ष प्रमुख उद्धव साहब ठाकरे ने जो विजन डॉक्यूमेंट निकाला है, उसमें आप जैसे बोल रहे हैं, आप बोलेंगे वो सीएम बन जाते हैं। जी नहीं, मैं सीएम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं विजन डॉक्यूमेंट की बात कर रहा हूं। प्लीज मेरे को बोलने का मौका दीजिए। मैं दे रहा हूं, विजन डॉक्यूमेंट की बात कर रहा हूं। मैं ऐसा बोल रहा हूं, उसमें आप जो शेतकरी का प्रश्न लिया है, कामगार का प्रश्न लिया है, व्यापारी का प्रश्न लिया है, आम जो नागरिक है उनका प्रश्न है। जैसे बाहर से जैसे वो स्टूडेंट बोल रही थी, जैसे बोले विद्यार्थी, इसमें युवा संघ के माध्यम से आदेश जो काम कर रहे हैं। तो इन कंक्लूजन बेसिकली वी आर taking all the civil matters, whether it's labor, otherwise constructive, all the matter, all this documented together is a vision 2014. This is exclusively for Maharashtra Assembly. अभी आगे जाके ऐसा भी हो सकता है कि जैसे जैसे सरकार आगे बढ़े 2014-15, जैसा इन्होंने एक जिक्र किया था, जो भाई साहब बैठे एमआईएम के, वो बोल रहे थे मुंबा देवी के जो एमएलए फंड है, व्हाट यू नीड इज ए कॉन्क्रीट पॉलिसी, हाउसिंग पॉलिसी, रेंटल हाउसिंग पॉलिसी। जैसा आपने धारावी में शुरुआत करने की सोची थी, धारावी राजीव गांधी प्रकल्प, जिसमें स्पेशल एफएसआर सैंक्शन करके, मैं खुद सीडी वार्ड में, हम सब सीडी वार्ड में पले बड़े हुए, हम समझते हैं वहां की समस्या है। तो एक दूसरे कीचड़ से नहीं होगी, उसके लिए चाहिए कॉन्क्रीट सिविक प्लान, जो हम लोग शिवसेना के माध्यम से आने वाले 4-5 साल से 2014 to 15 इंप्लीमेंट करने हैं। मैं चाह रहा हूं कि आप केवल शिवसेना को एक बाला साहब के प्रति जो प्रेम है वो अलग चीज है, लेकिन आगे जाके आज जो उद्धव साहब अपने पुरोगामी नेतृत्व है, युवा साहब युवा की स्पेनासान है, आगे जाके हम लोग जो कर रहे हैं, लेकिन हम लोग इसमें साथ आपको भी ले रहे हैं साथ में। आप जिक्र कर रहे थे इनको मार रहे हैं, उनको मार, हम किसको मार रहे हैं? हम बेकारी को मार रहे हैं, हम गरीब को मार रहे हैं, हम मार रहे हैं हिंदुस्तानी जो चलिए ठीक है, ब्रेक लेंगे हम। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि आदर्श घोटाले की मार के बीच कैसे जीतेंगे कांग्रेस और एनसीपी के कैंडिडेट। हालांकि उनकी अघाड़ी और युति टूट चुकी है, लेकिन फिर क्या होगा इन चुनाव में, क्योंकि बहुत दिलचस्प मुकाबला है। एक तरफ एमएनएस है, एक तरफ कांग्रेस है, एक तरफ बीजेपी है, एक तरफ एनसीपी है। तमाम पॉलिटिकल पार्टियां अलग अलग खड़ी हैं, इसलिए महाराष्ट्र का चुनावी परिदृश्य हो गया है बेहद दिलचस्प। बात करेंगे ब्रेक के बाद। तो मुंबई से किस्सा कुर्सी का मैं आपका एक बार फिर स्वागत है। हम शुरुआत करते हैं 2 सवालों से। आपका सवाल क्या है? जी, मेरा सवाल है विनय जी से। विनय जी, जब कभी भी मोदी जी से कोई सवाल करता है कि आपके इतने दिन हो गए, 100 दिन के ऊपर हो गए आपके कामकाज के बारे में, तो उनको बुरा लगता है। हो सकता है कांग्रेस को पूछने का हक नहीं है, मगर जनता तो जानना चाहेगी ना काला धन कब आएगा। आपका सवाल क्या? मेरा सवाल मनसे से है। जैसे उन्होंने कहा कि उत्तर भारतीयों को टारगेट किया गया है, तो मैं ये कहना चाहता हूं मुंबई के अंदर 50% से ज्यादा जो है कारोबारी लोग गुजराती और मारवाड़ी है, तो क्या नेक्स्ट टारगेट उनका गुजराती और मारवाड़ी भी हो सकते हैं? मन से जवाब दीजिए, फिर मैं बीजेपी पे आऊंगा। मैं बहुत मन से जवाब दे रहा हूं। देखिए, आप इस मुद्दे को ट्विस्ट कर रहे हैं। मैं नहीं ट्विस्ट कर रहा हूं, जनता का सवाल है। ये मीडिया ने उत्तर भारतीय उस आंदोलन को उत्तर भारतीय के खिलाफ का नाम दिया था। हमारा आंदोलन था पर प्रांतियों की वजह से। जो इस महाराष्ट्र में आकर इस महाराष्ट्र भूमि को अपना नहीं मानता है, यहाँ की सभ्यता को या फिर अस्मिता को अपना नहीं मानता है, यहाँ की लड़कियों के नौकरियों पे अगर वो अपना हक जमाता है, उनके खिलाफ हमारा आंदोलन था। इसको बाद में मीडिया ने, साहब ने भी मीडिया से बात, हिंदी मीडिया से बात करना ही बंद कर दिया था, क्योंकि इसको बहुत तोड़ मोड़ के पेश किया था। उन्होंने जो कुछ देखा है वो टीवी पे देखा है, अखबारों में पढ़ा है। सच्ची में अगर हमारे पार्टी में आप देखेंगे तो बहुत अच्छे स्तर पे उत्तर भारतीय पदाधिकारी है। उत्तर भारतीयों के खिलाफ, यूपी या बिहार के लोगों के खिलाफ पर्सनली हमारा कोई आंदोलन नहीं था। वो तो उस मुद्दे पे हमने उन सबको आंदोलन किया था। चलिए, उस मुद्दे पे क्या था? शास्त्र बुद्धि जी,
मुझे बड़ी खुशी हुई कि काले धन के बारे में उन्होंने सवाल पूछा। मैं उनको बताना चाहूंगा या किसी को भी कि इस बारे में सरकार ने तो भूमिका कुछ ली ही नहीं थी। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, पुराने सरकार की मैं बात कर रहा हूं, तब भी उन्होंने कुछ गतिविधि की नहीं, कोई एक्शन ली नहीं। इस सरकार ने सत्ता में आने के बाद अपनी पहली कैबिनेट मीटिंग में इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर जो कमेटी बिठानी थी वो बिठाई है। कमेटी का कामकाज प्रारंभ हुआ है। ये कोई ऐसा नहीं है कि वहां आदमी भेजकर जैसा पोस्टमैन जाकर वहां का काला धन उठाकर लाए। देयर इज ए प्रोसेस, एक प्रक्रिया है, वो हो जाएगी। मगर मैं यह भी बताना चाहता हूं कि सत्ता में आने के बाद 4 महीने हुए हैं, जीवन आवश्यक इसेंशियल कमोडिटीज के भाव कम हुए हैं, पेट्रोल डीजल के भाव कम हुए हैं, निवेश बढ़ रहा है, लोग इन्वेस्टमेंट करने के लिए आतुर है, उत्सुक है। कई सारी बातें हैं जो विकास के मार्ग पर हम आगे बढ़ रहे हैं, यकीन करिए। फिर भी 26/11 की बरसी आने वाली है। सॉरी, 26/11 की बरसी आने वाली है अमीन भाई। 26/11 के दर्द जब भी याद आते हैं लोगों के जख्म हरे हो जाते हैं। मैं ये जानना चाहूंगा मुंबई कब सुरक्षित होगी, सीसीटीवी कैमरे कब लगेंगे? 1 साल की बात हुई थी, आज तक सीसीटीवी कैमरे नहीं लग पाए। ये सवाल आपसे भी है, राष्ट्रवादी से भी है, क्योंकि आपके होम मिनिस्टर थे। देखिए, मुंबई के अंदर सीसीटीवी कैमरा लगाने के टेंडर कॉल हुए थे, मगर वो टेंडर रिजेक्ट कर दिए गए। मगर जहां तक मेरे हाथ की जो बात है, ऐसे में अगर आतंकवादी हमला हो जाए तो मेरे हाथ की जो बात है, हमने अपने क्षेत्र के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं ताकि एरिया सुरक्षित रहे। आपको जवाब देना पड़ेगा साहब, आपको जवाब दीजिए, जवाब आपको देना पड़ेगा। दीजिए जवाब दीजिए। मगर मुंबई की जो सुरक्षा की जो झगड़ा हो गया है दोनों में, युति टूट गई है, जवाब दीजिए। नहीं, मुंबई की जो सीसीटीवी कैमरा के अलावा जो बातें हैं, जो पुलिस को जो बल देने की बात थी, जो आर्म फोर्सेस को हथियार देने की बात थी, उसके अंदर काफी पैसा इन्वेस्ट किया गया है। और आज मुंबई के पास ऐसे हथियार है, क्योंकि जब भी आतंकवादी हमला हुआ था तो मुंबई पुलिस को सलाम है जिन्होंने उस आतंकवादी से लड़के मुंबई के बिल्कुल मुंबई पुलिस को सलाम है, लेकिन सलाम उन नेताओं को नहीं है जो मुंबई पुलिस को चलाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। दीपक जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जहां आप ये कार्यक्रम कर रहे हैं, इसके बराबर पीछे शहीद तुकाराम ओमले का वो स्थल है जहां पर वो उनको मार गिराया गया, वो जख्मी हुए और बाद में हताहत भी हो गए। मैं पूछना चाहूंगा कि जिन्होंने बुलेट प्रूफ जैकेट को तक छोड़ा नहीं कि जिसमें करप्शन किया, जिसके कारण हमारे शहीद हो गए पुलिसकर्मी, उनको इस सवाल के जवाब देने का हक भी नहीं है। देयर इज नो मोरल अथॉरिटी, नैतिक अधिकार नहीं है। 20 सेकंड आप बड़ा देर लगा रहे हैं। अगर ये बुलेट प्रूफ जैकेट की बात करते हैं तो कारगिल के अंदर जिन्होंने शहीद होकर कफन और जो कॉफिन को नहीं छोड़ा, तो शायद उनको भी मेरे को सवाल पूछने का कोई हक नहीं है। चलिए, मुझे यही क्लोज करना पड़ेगा। आप असली सवाल का जवाब नहीं दे रहे। किस्सा कुर्सी का मैं मुंबई से इतना ही, लेकिन मुंबई का रुख तय करेगा कि आखिर महाराष्ट्र की सत्ता किस ओर जाती है। इस बात की पूरी संभावना है और मुंबई बताएगा आखिरकार कि मुंबई का किंग कौन। किस्सा कुर्सी का सीएम कौन में मुंबई से इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज।